कि लंग कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है और क्या ये एक बीमारी है या अलग अलग टाइप के ग्रुप्स। लंग कैंसर को लेके लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा है। लोग ये पूछते हैं कि हम तो स्मोकिंग भी नहीं करते, हम चाय भी नहीं पीते, फिर भी हमें लंग कैंसर क्यों हो रहा है। आज की डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ को लंग कैंसर हो रहा है। सो लंग कैंसर एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर अगर कोई है तो लंग कैंसर है। ये हमारी एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसके अंदर होने वाले जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कि पोल्यूशन के हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो हमारी लंग्स को डैमेज करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ गेटिंग लंग कैंसर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा और लंग कैंसर अवेयरनेस इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। अगर मैं आपको पूछूं कि लंग कैंसर अगर आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले आपको क्या फील होता है? डर? पर क्या आपको पता है लंग कैंसर को समझना बहुत ज़रूरी है, डरना नहीं। रीसेंट रिसर्च जो आई है उसके मुताबिक ये कैंसर जो है सिर्फ स्मोकर्स तक लिमिटेड नहीं है। यंगस्टर्स रहेंगे या 30s के लोग रहेंगे या फिर वो महिलाएं जिनको या फिर जिन्होंने, ऐसा बात करेंगे, जिन्होंने अभी तक कभी भी स्मोक नहीं किया, उनमें भी लंग कैंसर का रेशियो बहुत बढ़ रहा है। तो कन्फ्यूजन होना तो बहुत नॉर्मल है। तो इसी रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाला है कि लंग कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे डिटेक्ट होता है। बहुत सिंपलेस्ट वे में, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल शब्दों में हम जानेंगे कि लंग कैंसर से इलाज कैसे हो सकता है और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि लंग कैंसर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लेट डिटेक्शन से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि लेट ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चुप्पी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि अगर हम लोग को नॉर्मली खांसी हो तो हम लोग बात नहीं करते, हम लोग टाल देते हैं बात, पर जब वो एक लेवल क्रॉस कर देता है तो सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी के लिए आज बात करने के लिए, लंग कैंसर के बारे में हर एक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवम सिंगला है। डॉक्टर नमस्ते। डॉक्टर शिवम सिंगला ये एक एक्सपीरियंस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और डॉक्टर ने आज तक हज़ारों लंग कैंसर के पेशेंट्स का इलाज भी किया है। डॉक्टर रहेजा हॉस्पिटल में, नानावटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस में है। तो उन्हीं से हम लोग आज जानेंगे कि लंग कैंसर होता क्या है, उसका इलाज कैसे होता है। तो सर, शुरुआत में एकदम बेसिक क्वेश्चन से कर रही हूँ कि लंग कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है और क्या ये एक बीमारी है या अलग अलग टाइप के ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ श्रद्धा, आपने मुझे इस टॉक पे बुलाया। लंग कैंसर को लेके लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा है। लोग ये पूछते हैं कि हम तो स्मोकिंग भी नहीं करते, हम चाय भी नहीं पीते, फिर भी हमें लंग कैंसर क्यों हो रहा है। आज की डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारी लेडीज़ को लंग कैंसर हो रहा है। सो लंग कैंसर एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर अगर कोई है तो लंग कैंसर है। चिंता का विषय ये है कि भारतवर्ष में लगभग 1,40,000 लोगों को लंग कैंसर सरकार बोलती है कि होता है। मेरा अपना अनुमान है कि ये 2 से 3 लाख के ऊपर होगा। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को लंग कैंसर हो रहा है। और लंग कैंसर होने की जो उम्र है, जो पहले 60, 70, 80 साल होती थी, अब वो 45-50 ईयर्स तक लोगों को हो रही है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और हम इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बहुत पीछे हैं। हम समय से आगे नहीं हैं, इसमें हम समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। अच्छा, टाइप्स के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब कौन से टाइप्स है, इसके कैटेगरीज। श्रद्धा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंग कैंसर को 2 तरह से विभाजित किया जाता है। एक होता है जो स्मोकर्स का लंग कैंसर होता है, उसको हम साइंटिफिक भाषा में स्क्वामस सेल कैंसर कह देते हैं। एक होता है नॉन स्मोकर्स का लंग कैंसर, वो एडिनोकार्सिनोमा होता है। सो ये मेजरली 2 तरह के कैंसर्स, लंग कैंसर्स पाए जाते हैं। इसमें स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेज होता है, एडवांस स्टेज होता है। जब तक अर्ली स्टेज है तब तक बढ़िया है, जब तक एडवांस स्टेज है तो इसमें थोड़ा चिंता का विषय बनता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ स्मोकर्स तक ये लंग कैंसर लिमिटेड नहीं है, नॉन स्मोकर्स में भी संख्या बहुत बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है? पहले आप देखते थे कि लोग जब सिर्फ पाइप पीते थे या फिर बीड़ी पीते थे तो उनमें जो लंग कैंसर होता था वो छाती के बीच वाले हिस्सों में, यानी कि ट्रेकिया और फूड पाइप के बगल में होता था। अभी लोगों ने क्या कर दिया, सिगरेट पीते हैं या फिर स्मोकिंग नहीं करते। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें अगर कोई इंसान 20 पैकेट पी रहा है पर डे के, या साल भर में 20 पैक ईयर्स हम बोलते हैं उसको, पी रहा है, तो उसमें लंग कैंसर होने का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है।
दूसरी बात, पोल्यूशन की वजह से भी बहुत लोगों में लंग कैंसर हो रहा है। बराक ओबामा ने एक बात कही थी कि मैं इंडिया आया तो मेरे को लगा कि मैंने 5 मिनट के अंदर 20 डब्बे सिगरेट के फूंक लिए। ये हमारी एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसके अंदर होने वाले जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कि पोल्यूशन के हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो हमारी लंग्स को डैमेज करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ गेटिंग लंग कैंसर टुडे। एग्जैक्टली पर इस लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है, जिसे हमें नॉर्मल खांसी हो जाती है और फिर हम इग्नोर कर देते हैं? देखिए, जो सबसे पहला लक्षण लंग कैंसर का जो लोगों में महसूस होता है वो खांसी है। क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन और जो मौसमी बुखार और खांसी है वो बहुत कॉमन होता है, तो ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में टीबी भी बहुत कॉमन है, तो आधी से ज़्यादा बार इसका डायग्नोसिस टीबी की तरफ चला जाता है। हम ऐसा मानते हैं कैंसर के डॉक्टर कि अगर कोई भी खांसी 14 दिन के ऊपर है तो आपको अपना एक एक्सरे कराना चाहिए या छाती के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और लंग कैंसर की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। स्पेशली उन लोगों का जो कि घर में स्मोकिंग के एक्सपोजर में है, कि आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है या फिर आप कुछ स्मोक करते हैं, इन लोगों को तो स्पेशल ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ को लेके हमारे मन में चिंता रहती है, जो इसके एडवांस्ड होने के सिम्टम है, उसमें है खांसी के अंदर खून आना, कमर के अंदर दर्द होना और वज़न कम होना। तो इसका मतलब तब होता है जब ये मरीज़ की बीमारी फैलने लगती है। फिर बाद में जाके इसमें सांस फूलने की तकलीफ़ और किसी किसी को ब्रेन में जाने की वजह से हाथों पैरों में कमज़ोरी भी आ सकती है। जैसे हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि ये सिर्फ स्मोकर्स तक सीमित नहीं है, 30s के लोग में, 40s के जो लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो माय क्वेश्चन इज़ कि ये ट्रेंड क्या है, मतलब महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ने का रीज़न क्या है? देखिए, लोग एक बात को समझते नहीं हैं कि जब तक वो नेचर के पास रहते हैं तो उनकी बॉडी में कैंसर से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अभी हम सब शहरों में रहने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, हर जगह पे पोल्यूशन है, गाड़ी में चलते हुए सड़क पे कम से कम 200-300 गाड़ी 2 मिनट में हमारे सामने से निकल जाती है। सो इसका जो भी पोल्यूशन है हम वो उसको अपने अंदर ले रहे हैं और ये सारा का सारा पोल्यूशन हमारी लंग्स को ख़राब कर रहा है। तो आप देखेंगे महिलाओं में इसका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ रहा है। इनफैक्ट मेरे क्लिनिक में जो भी मरीज़ आते हैं, अगर मैं 100 मरीज़ देखता हूँ तो उसमें से 60 तो पेशेंट्स ऐसे होते हैं लंग कैंसर के जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया और उसमें से मैक्सिमम लेडीज़ हैं। तो ये लेडीज़ में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, पोल्यूशन एंड स्ट्रेस। लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। एनवायरनमेंट एक रीज़न है आपने बोला, दूसरी जगह जेनेटिक्स भी रीज़न हो सकता है क्या? मे बी देख लो कि मेरे अगर मम्मी को है या मेरे दादी को है तो मुझे भी आ सकता है। सर जेनेटिक्स, सो जेनेटिक्स तो अल्टीमेटली तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जेनेटिक्स को ही इफेक्ट करते हैं। कई लोगों के जीन्स वीक होते हैं, उनमें कैंसर से लड़ने की क्षमता कम है। सो ऐसा पाया जाता है कि फैमिलीज़ में जिनमें मदर्स को कैंसर है या फैमिली में बाकी लोगों को कैंसर है, जीन्स के कमज़ोर होने की वजह से नेचर के एडवर्स इफेक्ट्स को वो टॉलरेट नहीं कर पाते। सो उनमें ये इस तरह के कैंसर बनते हैं। हालांकि लंग कैंसर वाला जीन नहीं होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वाला एक जीन होता है कि भाई मदर से बच्चे में आ गया ब्रेस्ट कैंसर वाला जीन, ऐसे लंग कैंसर को कोई जीन नहीं होता है। जीन्स की वीकनेस की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन में लंग कैंसर इन लोगों में आसानी से बन जाता है। सर ऐसे कौन से साइंस है कि अभी मुझे खांसी हो रही है, या खांसी के अलावा क्या जो हम लोग सतर्क रह के फटाक से जाना चाहिए हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? वेट लॉस, भूख नहीं लगना, वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा जो लोग मिस कर जाते हैं वो है अनइंटेंशनल वेट लॉस। अगर मैं इंटेंशन की वजह से वेट लॉस कर रहा हूँ, अपना जिम जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो वो एक नेचुरल है। अगर भूख कम लग रही है आपको और आपका अंदर एनर्जी कम है, आप थकावट महसूस कर रहे हैं, तो अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से बॉडी पुल डाउन है। और वज़न कम होना ये कैंसर का हॉलमार्क होता है, खांसी छोड़ के, कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है लोगों का। और खांसी है भी तो कितने दिन तक खांसी, मतलब हम लोग 2 हफ्तों की खांसी, 2 हफ्तों की खांसी के बाद आपको चेस्ट फिजिशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए और अपना सीटी स्कैन या कुछ कराना चाहिए। डॉक्टर, अगर किसी के सीटी स्कैन में नोड्यूल आया है तो हर नोड्यूल को कैंसर रहता है क्या? नहीं, सीटी स्कैन में जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर एक नोड्यूल है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल। एक नोड्यूल होना, काफ़ी लोगों में ये कैंसर नहीं होता, बट उसमें नोड्यूल का क्या स्वभाव है, कोई कोई नोड्यूल पॉपकॉर्न के जैसा दिखता है, कोई कोई नोड्यूल बॉल के जैसा दिखता है। तो इसके ऊपर हम, चेस्ट में, हाँ जी, सीटी स्कैन की चेस्ट में दिखता है, तो हम ये देखते हैं कि ये गोला जो है ये बॉल की तरह है, ये पॉपकॉर्न की तरह है, या ये कैल्शियम इसमें डिपोजिशन ज़्यादा है। इसके स्टेजेस तो नहीं होते, इसके साइज होते हैं।
तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर एक ही है नोड्यूल और उसमें कैल्सिफिकेशन है तो ये इन्फेक्शन का हॉलमार्क होगा, उसको ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं। बट कोई नोड्यूल पॉपकॉर्न की तरह दिखता है जिसमें ऐसा लगता है कि ये बढ़ने वाला नोड्यूल है, तो उसमें हम उसमें कैंसर का शक मानते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी मदद कर रही है हमारी इन नोड्यूल्स को आउटलाइन करने के लिए कि इसमें से कौन सा नोड्यूल कैंसर का है और कौन सा नोड्यूल नॉर्मल नोड्यूल है। डॉक्टर, और एक इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगी कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, ऐसा एक डर है लोगों में, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दादाजी, ये मेरे जीवन का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है जब पेशेंट मुझसे पूछता है कि सर हम बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। हम इस दुनिया में लगभग 50 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं हर साल। ऐसा कोई मरीज़ नहीं जिसका बायोप्सी के बिना इलाज हो सकता है। तो अगर बायोप्सी करने से कैंसर फैलता तो शायद हम सब लोगों का इलाज इतने सालों से गलत करते आ रहे हैं। बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है, बायोप्सी करने से कैंसर का डायग्नोसिस होता है और हमें ये समझ में आता है कि इसको क्या इलाज करें। सो ये भ्रम लोगों को अपने मन से निकालना होगा। 90% ऑफ द टाइम्स इंडिया में तो कैंसर बिना बायोप्सी के फैला हुआ ही मिलता है हमें। तो ये वो लोग होते हैं जो कभी डर की वजह से बायोप्सी नहीं कराते और कैंसर फैल जाता है। कैंसर का तो स्वभाव है फैलना, बायोप्सी सिर्फ उसके स्वभाव को पकड़ने के लिए किया जाता है जो कि एक पतली नीडल से होता है, उससे इसके फैलने का कुछ लेना देना नहीं है। सर, ये क्या पीरियड टाइम तक इलाज इसका रहता है, मतलब सो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्जरी से काम हो जाता है, इसमें तो रोबोटिक सर्जरी हम कर देते हैं, बीमारी को बाहर निकाल देते हैं। सेकेंड और थर्ड स्टेज में हमें थोड़ा रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी देना पड़ता है, तो इसमें लगभग 1 साल तक लग जाता है। और जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें तो जीवन भर इलाज चलता है। हमारा उसमें एम यही होता है कि इस मरीज़ को हमें लंबे समय तक जिंदा रखना है। डॉक्टर, मैं इलाज के बारे में थोड़ा सा पूछती हूँ, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। अगर एक कैंसर जिसके ऊपर सब कुछ बदल गया है पहले से, तो वो लंग कैंसर है श्रद्धा जी। 2012 में जब मैंने पहला अपना कैंसर का मरीज देखा था, तो उस समय हम लोग ये सोचते थे कि इसको लंग कैंसर हुआ तो इसको घर भेज दो, इसमें कोई इलाज नहीं है। और आज ये सिचुएशन है 2026 में, पिछले 14 सालों में, कि लंग कैंसर के पेशेंट बिना कीमो के ठीक हो रहे हैं, एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, सिर्फ एक टैबलेट्स ले रहे हैं। हमारे पास एक ALK पॉजिटिव लंग कैंसर होता है जिसको सिर्फ एक टैबलेट दे दिया हमने तो 20-20, 25-25 साल मरीज बिना तकलीफ के आराम से निकाल लेता है। तो वो BP शुगर की तरह ईजी हो जाता है। सो इस तरह से लंग कैंसर का ट्रीटमेंट बदला है। ये टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की वजह से बदला है। ये थेरेपीज सिर्फ और सिर्फ कैंसर को जाके मारती हैं स्पेसिफिकली, और बॉडी के किसी और सेल को हार्म नहीं करती हैं। तो हम पहले बायोप्सी करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या टेलर ट्रीटमेंट दें, और वो टेलर ट्रीटमेंट लगाते ही बीमारी एकदम निशाने से चूक की तरह मर जाती है। अगर किसी को कोई लक्षण है नहीं तो तब भी उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए क्या? तो स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन है 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद सब लोगों को ये सतर्क रहना चाहिए कि हमारे अंदर कैंसर बन सकता है, तो उनको अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। लंग कैंसर स्पेसिफिक स्क्रीनिंग स्मोकर्स के लिए होती है। अगर बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको अपना लो डोज CT स्कैन कराना चाहिए। आई एम श्योर सारे एक्टर्स कराते हैं। सो मैं सब एक्टर्स काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो स्मोकिंग करते हैं और उनके फ्रेंड्स, उनके डॉक्टर्स मना करते हैं तो वो कहते हैं हम तो हर साल में 4-6 महीने में अपना लो डोज CT स्कैन करा लेते हैं। जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके लिए लंग कैंसर का कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट अभी काफ़ी कंपनियों ने ब्लड बेस्ड टेस्ट ले आई हैं इंडिया में। ये अमेरिका से आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, जो कि कैंसर को प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट अभी महंगे हैं। धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का रूटीन बन जाएंगे कि हम साल में एक बार ही अपने बर्थडे पे कैंसर को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट करा पाएंगे। देखिए, लंग कैंसर में लोग ये पूछते हैं मुझसे कि इसका इंसिडेंस कितना है वर्ल्ड वाइड, इससे लड़ने के लिए हमें क्या करना है। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कैंसर से लड़ने के लिए करना है, जैसा कि आपने मुझे पूछा कि मेरा मैसेज क्या है पब्लिक के लिए, तो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज पब्लिक के लिए है कि एक्सरसाइज करें। जो सबसे चीज़ हमने ख़राब करी अपने जीवन में वो ये करी है कि हमने अपने आप को राजा वाली ज़िंदगी दे दी है और हमारे लक्षण उसके जैसे नहीं है। तो हमने क्या किया है, हम घर पे बैठते हैं, पानी भी कोई और पकड़ाता है, गाड़ी भी कोई और चलाता है, और हम खाते रहते हैं सारा टाइम, और एक्टिविटी हमारी ज़ीरो है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सारा इम्बैलेंस हो गया है एनर्जी का। सो जो भी सेल है जिसके अंदर ताकत है आज शरीर को ख़राब करने की, उसको भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है ना। सो ये इम्बैलेंस की वजह से आप देखेंगे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो आप जब तक फिजिकली एक्टिव हैं, पहले ओल्ड एज में क्यों होते थे कैंसर, क्योंकि लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती थी उस टाइम पे। जैसे इंसान फिजिकली एक्टिव रहेगा, जितना अपने आप को बिजी रखेगा, उतना उसमें कैंसर का इंसिडेंस कम होगा।
एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन वही था कि पहले अभी हमारे मम्मी पापा रहेंगे या उनके मम्मी पापा रहेंगे, कैंसर का रेशियो बहुत कम था, पर अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, वो भी रीज़न हो सकता है क्या? वही रीज़न है, आपको मैं बताता हूँ, अमेरिका में हर 2 में से 1 इंसान की मृत्यु कैंसर की वजह से होती है। इंडिया में अभी हम 5 में से 1 हैं, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, एक्सीडेंट्स और गरीबी हमें मार देती है। बट जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि इंडिया में हर 3 में से 1 आदमी कैंसर के साथ जिएगा 2030 या 2035 तक। तो ये कैंसर का तो ब्लास्ट हो ही रहा है, हमें दिख ही रहा है अपने आसपास। जिसको देखो, कोई जांच कराने के लिए हॉस्पिटल का कैंसर निकलता है, क्योंकि कोई अपना ध्यान ही नहीं रख रहा है। क्योंकि दूसरा कोई रख रहा है। और सर, आपने एआई का जिक्र किया, पहले के जो ट्रीटमेंट्स थे और अभी के जो ट्रीटमेंट्स है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू होने वाले, उनमें क्या फ़र्क दिखता है आपको, क्योंकि आप बहुत सालों से है प्रैक्टिस? देखिए, फ़र्क लंग कैंसर में तो बहुत मेजर आ गया है। पहले लंग कैंसर का डायग्नोसिस बनते ही लोग बोलते थे कि इसको खुश रखो, कुछ होने वाला नहीं है किसी भी स्टेज में। आज की डेट में तो लंग कैंसर बहुत ही ईजिली ट्रीट हो जाता है विदाउट कीमोथेरेपी, टैबलेट से, और ये बीपी शुगर की तरह बनता जा रहा है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलती नहीं करती है ह्यूमन बींग्स की तरह, उसमें फटीग नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स क्या थक जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस में बहुत हेल्प कर रहा है और ट्रीटमेंट को रिकमेंडेशंस करने में और प्रोटोकॉल्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। नई नई मेडिसिन की इनोवेशंस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ह्यूमन बींग्स थक जाते हैं, बट ये लर्न करती रहती है और जो परफॉर्मेंस एक बार देती है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस उससे बेटर आता है। सो मैं अपनी प्रैक्टिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अभी, एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं पेशेंट्स को भी सिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, सो दैट दे ऑल्सो लर्न। सो मेनी ऑफ माई पेशेंट्स, उनकी जो सिम्टम्स होते हैं, कीमो के साइड इफेक्ट्स हुए कभी या टैबलेट के साइड इफेक्ट्स हुए, वो एआई में डालते हैं और मुझे बताते हैं कि सर देखिए ये हमें आंसर मिला है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही है, इसको एग्जीक्यूट कर दो तुम। और एक बेसिक सा सवाल पूछती हूँ, अगर मुझे खांसी है, मैं टाल रही हूँ, तो जनरेशन एडवांस है बहुत हमारा, तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल खांसी है तो मैं गूगल सर्च करती हूँ, मैं खुद से गूगल से मेडिसिन्स मंगा लेती हूँ, और फिर बाद में वो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और फिर वो चीज़ जाती है कैंसर तक। वो कितना घातक हो सकता है बच्चों के लिए, मतलब यंगस्टर्स के लिए और सभी के लिए? देखिए, समझदारी की बात यह है कि मैं देखता हूँ कि जब मैं डॉक्टरी शुरू की थी 2000 में, तो उस समय मुझे हॉस्पिटल में यंग लोग नहीं दिखते थे। अब मुझे हॉस्पिटल में 30-40% यंग लोग ही दिखते हैं। मेरे कितने तो फ्रेंड्स हैं जिनको हाइपरटेंशन बहुत जल्दी एज में हो गया और जो डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं। ये सब यंगस्टर्स के कैजुअल एटीट्यूड की वजह से हुआ है। सब लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। अगर खांसी हुई है तो सब खुद ही डॉक्टर बनते हैं और डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। उनको डॉक्टर के पास जाके इलाज लेना चाहिए भाई, डिसिप्लिन से तो सब ठीक हो जाता है। तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से आज की जो जनरेशन है वो सफ़र कर रही है। ना तो उनमें डाइट का डिसिप्लिन है, ना उनमें अपने काम की तरफ सिंसेरिटी का डिसिप्लिन है, ना फैमिली लाइफ का डिसिप्लिन है, ना एक्सरसाइज का डिसिप्लिन है। तो ये डिसिप्लिन जैसे जैसे लॉस होता जा रहा है लाइफ से, आप देखेंगे सारी बीमारियां बढ़ रही हैं और कैंसर तो एक वेट कर रहा है आपको नॉक डाउन करने के लिए। सब बीमारियां पहले आ जाती हैं, उसके बाद ये अपनी कैंसर जैसे यमराज आता है, लाठी लेके आ जाता है, चलो भाई मेरा भी नंबर आ गया। सर, ये कैंसर शब्द सुन के दिल में तहलका, पर अभी जिनके पास पैसा है वो लोग इलाज करने के लिए आ जाते हैं। जो लोग गरीब हैं, एक माइंडसेट रहता है, इसके लिए टाली जाती है चीज़ें, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे? आई थिंक लोग डरते ज़्यादा हैं। इंडिया की अच्छी चीज़ क्या है कि इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो दवाइयाँ हम बनाते हैं, ये तो अफ्रीका के लोग और आप ईस्टर्न यूरोप के लोगों से पूछे, वो कहते हैं इतनी सस्ती दवाइयाँ आप कैसे बना देते हैं। तो इंडियन पेशेंट्स को तो खर्चे की तकलीफ ही नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ इंडियन पेशेंट्स को कि भाई जिसको खर्चे की तकलीफ है मेरे पास आ जाए। गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स बना रखी हैं। मैं खुद अपना एक सेंटर रन करता हूँ जहाँ पे मैं मिडिल क्लास पेशेंट्स की हेल्प करता हूँ, पुअर पेशेंट्स की हेल्प करता हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल से 1/5 प्राइस पे हो जाता है। दवाइयाँ इतनी सस्ती मिलती हैं, तो आपको सिर्फ हिम्मत करके ढूंढना है सही इंसान को। इंडिया में वही बात है ना, चाहे 2 रुपये की भी मिलती है, 5 रुपये की भी मिलती है, मिलती तो है, बल्कि अमेरिका में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इंडिया में कैंसर कॉस्ट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। द चैलेंज इज़ कि लोग सही समय पे सामने आए। डर की वजह से लोग जाते ही नहीं है सामने। टाटा जैसे इंस्टीट्यूट में ट्रीटमेंट फ्री होता है। गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए 1,25,000 रुपये फ्री देती है।
यानी कि किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता है। यानी कि अगर आज मेरे पास महाराष्ट्रियन सिटीजन, कोई महाराष्ट्र का कोई पेशेंट है, वो मुझे आके बोले मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मेरा इलाज फ्री करो, तो मुझे सरकार 1 दिन के अंदर पैसा रिलीज करती है। ऐसे ही ओरल कैंसर के लिए 1.5 लाख रुपए सरकार रिलीज करती है। ये मेडिक्लेम की कोई स्पेशल फैसिलिटीज में आता है? मेडिक्लेम तो है ही है, बट ये तो गवर्नमेंट की तरफ से सीएम फंड है जो कि सीएम चला के देते हैं। इतना अच्छा काम कर रही है सरकार और लोगों को पता ही नहीं, लोग फिर भी कौन सी जाते स्कीम है हैं। ये सरकार की स्कीम है, महाराष्ट्र सीएम फंड है ये कैंसर रिलेटेड? कैंसर रिलेटेड फंड है। तो इसमें 1.5 लाख रुपए में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, ओरल कैंसर सर्जरी सब हो जाता है। पेशेंट को 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ता। लोगों को पता ही नहीं है, लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, फिर अपना पैसा बेकार करते रहते हैं। वो आए आगे आपके माध्यम से, ऐसे लोग हमारे पास आए। ब्रेस्ट कैंसर के हम कितने लोगों की फ्री सर्जरी कर रहे हैं? रफली हम ब्रेस्ट कैंसर के 50 से 60 लोगों की फ्री सर्जरी कर रहे हैं हर महीने। हम तो 100-200 कर दें, लोग ही नहीं आते, लोगों को पता ही नहीं। लोगों को पता नहीं है। और कैंसर ऐसी बीमारी है इंडिया में, सब छुपाते हैं। आज किसी एक को हो गया तो वो 10 लोगों को बताएगा नहीं, वो सोचता है कि मुझे किसी को बताना नहीं, तो इसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चलता है। तो ये पॉडकास्ट करने का पर्पस ये भी रहता है कि लोगों का डर निकले। आपके चीफ मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी स्टेट इतना फंड करती है, रेडिएशन तक फ्री करते हैं हम, 3-3, 4-4 लाख रुपए की रेडिएशन है, गवर्नमेंट पैसा देती है। लोग आते नहीं, लोगों को पता ही नहीं, लोग बस डर की वजह से बैठ जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि मुसीबत में आप इंडिया में किसी भी आदमी का कितना भी फ़ायदा बना लो, उठा लो, कोई ऐसा रूल नहीं है जो आपको पनिश कर सके। सो इंडिया में लोगों का फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग बैठे हैं। कोई आ जाएगा बोलेगा कि भाई मेरे आयुर्वेदिक इलाज से तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, 4 लाख रुपए खर्चा है, मेरी गारंटी है। कोई ठीक नहीं होता है। क्या सर, ये प्रैक्टिकलिटी बताओ ना, आयुर्वेदिक और सच में वाले ट्रीटमेंट जो है। देखो, मेरा एक ही जवाब मैं सब मरीजों को देता हूँ। जिस समय आयुर्वेदा था उस समय कैंसर नहीं था, क्योंकि सब लोग आयुर्वेदा फॉलो करते थे। बराबर। आयुर्वेदा कैंसर जैसी बीमारियों को होने से रोक सकता है, मैं मानता हूँ, हम सबको करना चाहिए। बट एक बार जब डायग्नोसिस हो गया तो कोई ऐसी विधि नहीं है इसके अंदर कि उसको ट्रीट किया जा सके, उपचार किया जा सके। अब आप ये कहते हो कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं सीट बेल्ट पहनूंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, इसका तो कोई सेंस नहीं है। सीट बेल्ट का काम है आपको एक्सीडेंट होने से रोकना। तो आयुर्वेदा आप फॉलो करें, अपने रेगुलर लाइफ में करें, बट एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में किसी भी कैंसर का कोई इलाज नहीं है। आप कभी भी कोई कुरान उठा लें, कोई भी वो उठा लें, पुराण उठा लें, हिंदूज की कोई भी पुराने पेपर्स उठा लें, जीव्स के उठा लें, कैंसर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी उस टाइम पे। सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन बड़ी बड़ी बीमारी को आने से रोक लेती थी, लोग फॉलो करते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पुरानी थेरेपी कैसे काम करेगी जब वो बीमारी उन लोगों ने नहीं देखी जिन्होंने वो थेरेपी बनाई? तो ये तो सिर्फ टॉल क्लेम्स है, जीरो बेनिफिट है। सारे पेशेंट एडवांस कैंसर लेके आते हैं हमारे पास जो आयुर्वेद और होम्योपैथी पे जाते हैं। जी। और एक पूछना चाहूँगी कि वाइल डिटेक्टिंग, जब डिटेक्ट होता है तो एक मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे घर के लोग हैं उनका जो क्या बोलते हैं पाठिंबा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पेशेंट को सपोर्ट की कमी नहीं है। सपोर्ट, यस। आज कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो उसके साथ 10 लोग आते हैं कम से कम। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सब 10 लोग अपने आप को डॉक्टर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो वो बोलेंगे तुम मीठा मत खाओ, तुम ये मत करो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम गेहूँ मत खाओ। 10 लोग 10 सलाह। रिक्शा वाला भी बता देता है कि भाई कैंसर कैसे ट्रीट होता है। तो ये प्रॉब्लम इंडियंस की है। और इंडिया के जो लोग हैं ना, ये बड़े भोले हैं। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, सब कुछ उनको दे दिया। ये भोलेपन में ये ऐसे ऐसे लोगों की बात मान लेते हैं जिनको कैंसर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जहाँ पे फैमिली एक अच्छा काम करती है सपोर्ट करने का, वहीं एक बहुत नेगेटिव काम भी करती है मरीज को डराने का। खुद भी डरती है, मरीज को भी डराती है। आपको चीज़ों को सामने रखना है, आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना है, बाकी तो सब अपने आप साइंस के ऊपर छोड़ देना। जो ये फैमिली के ना रूल है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उनको सिर्फ सपोर्ट करना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी फाइनेंशियली हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बट साइंटिफिकली डॉक्टर ही तुम्हें सपोर्ट कर सकता है। ये अगर करेक्ट हो जाए ना तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस देश की। वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कम करते हैं, साइंटिफिकली सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो उसमें हमारी साइंस फेल हो जाती है। बराबर,
ठीक है, बहुत सालों से प्रैक्टिस में है आप, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए रहेंगे, ऐसे कोई एक दो एक्सपीरियंसेस है जो याद रहे हैं हमारे? एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा, लंग कैंसर से रिलेटेड ही है। मैं 2017 में स्विट्ज़रलैंड गया था, तो वहाँ पे हमारे सामने एक यंग नेवी के अफसर आए। तो 2003 में उनको लंग कैंसर हुआ था, उनकी उम्र कुछ इस समय कुछ 40 इयर्स की थी। तो 2003 में लंग कैंसर की थेरेपीज कमर्शियली अवेलेबल नहीं थी। तो जब वो लंग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए तो उनको एक डॉक्टर ने बताया कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप सर्वाइव नहीं करेंगे। बाई चांस एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, तो उसमें एनरोल हो गए वो। और 2017 में 14 साल के बाद उनके 2 बच्चे हो गए और हमारे सामने खड़े थे और हम पहचान भी नहीं पाए वो डॉक्टर है, वो पेशेंट है। तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ बोली कि आप कभी भी किसी पेशेंट पे गिव अप ना करें। आज मैं 14 साल हो गए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगले 14 साल तक मैं ठीक रहूँगा। मैंने अपने जीवन में सारे सुख देख लिए, तो किसी भी पेशेंट पे गिव अप ना करें। मैं आप सब डॉक्टर से, हम 200 डॉक्टर बैठे थे उस हॉल में, तो मैं सब डॉक्टर से यही गुजारिश करता हूँ। तो मेरी लाइफ में वो मुझे बहुत टच हुआ। उनको लंग कैंसर था, वो एक ओरल टैबलेट पे थे एल्क पॉजिटिव ट्यूमर के लिए। तो मेरी लाइफ में बहुत टच हुआ कि हम लोग कोई नहीं होते किसी के ऊपर गिव अप करने वाले। और आप बिलीव करेंगे, उन्होंने अपनी स्पीच बंद करी, उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ दिखाई उस जर्नी की, और सारे डॉक्टर्स ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और सब रोने लगे उनकी स्टोरी सुन के। तो ये मुझे बहुत टच हुआ। मैं इसको देख के ही मैंने अपनी लाइफ का एम बनाया कि मैं किसी को मना नहीं करूँगा। आई एम नो वन टू से नो। आपने बोला कि इलाज है, इस पर ट्रीटमेंट्स है बहुत सारे, कैंसर हो ही ना, इसके लिए क्या करें? कैंसर हो ही ना, इसके लिए बहुत ईजी है। स्ट्रेस ना लें, एक्सरसाइज करें और सही खाना खाएं। जैसे आपके दादा परदादा करते थे, वही काम कर लें बस आप वो काम ना करें जो आपके बच्चे कर रहे हैं। आपके बच्चे सारे उल्टे काम कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस ले रहे हैं, स्कूल का स्ट्रेस ले रहे हैं, वाईफाई चला गया उसका स्ट्रेस ले रहे हैं, टीवी नहीं चला उसका स्ट्रेस ले रहे हैं। ये सब छोड़ दे। जो दादा परदादा काम करते थे, जिस वजह से वो ठीक थे, वही काम करें। शेर की तरह रहे, अच्छा है। शेर अगर दूसरे इंसान की तरह रहना शुरू करते तो वो भी बीमार हो जाएगा। ये डिफरेंस हमने किया है। हम अभी कंप्यूटर की तरह रहने लगे, हमें इंसानों की तरह रहना सीखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी आपने जितनी बात की है, तो प्रॉब्लम है सिर्फ अवेयरनेस का। तो आप हमारे प्रेक्षकों को क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ सबको भी, डरो मत। कोई ना कोई एक अच्छा इंसान पकड़ लो जो तुम्हें गाइड कर दे। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है लाइफ में। जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया था, उसके बाद भी वो खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए। सिंगापुर में जब आज़ाद हुआ था, उनके पास कुछ नहीं था। हर चीज़ का सोल्यूशन है। आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। अगर कैंसर डायग्नोसिस हो भी गया है तो कैंसर के साथ जीना सीखें, नॉर्मल लाइफ जिए इसके साथ, और अपने लाइफ को इस तरह से मोल्ड करें कि कभी कैंसर ना हो। फिटनेस रखें। बाकी कैंसर हो भी जाए तो डरे नहीं और ना डराएं लोगों को, भावुक ना हो जाएं। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर स्टेज में कैंसर का इलाज पॉसिबल है। और अभी साइंस इतनी एडवांस्ड है कि आपको बस कुछ साल ही इसको झेलना है। 2030 या 2032 के बाद तो मैं श्योर हूँ कि किसी को कैंसर नहीं होगा। इसका सोल्यूशन साइंस निकाल लेगी। तो बहुत लंबा ना सोचें कि भाई मेरा अगले 25 साल क्या होगा। बस अगले 5-6 साल तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो अगर आपने आज का ये हमारा स्पेशल एपिसोड देखा होगा तो एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, जैसे मैंने पहले कहा था कि चुप्पी से बहुत प्रॉब्लम होती है, डिले से बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे पेरेंट्स हो या फिर हमारे आजू बाजू वाले लोग हो जिनको खांसी होती है, हम लोग सोचते हैं कि अरे हमें तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो हम लोग क्यों जाए डॉक्टर के पास। पर स्क्रीनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहले भी मैंने बोला था कि लंग कैंसर ये अवेयरनेस का, जागरूकता का विषय है, ना कि डरने का। तो आप सभी को यही आह्वान है कि कुछ भी हो, अगर आपको थोड़ी सी भी खांसी हो या आपको कोई भी परेशानी हो, डॉक्टर के पास जाए और जल्दी से इलाज कराए। ऐसा है क्या कि इस पर ट्रीटमेंट्स नहीं है, उपचार पद्धति नहीं है, सब कुछ है, बट तभी जब हमको सही तरीके से मार्गदर्शन मिले तभी। तो डॉक्टर शिवम सिंगला, आज आप यहाँ पे आए और हमारे प्रेक्षकों को बहुत अच्छे से और बहुत छोटे छोटे चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और लंग कैंसर अवेयरनेस के इस स्पेशल एपिसोड में हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। धन्यवाद।